हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर का ये 5th लेक्चर है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मेलिटी जानने के लिए, यानी कि हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। और नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए आपको वहाँ पर यूज आएगा इक्विवेलेंट मास के बारे में, ठीक है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास का, एकदम बिल्कुल अलग, ठीक है ना, ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो चलिए हाँ स्टार्ट करें इक्विवेलेंट मास। इसके पहले वही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। ओके, चलिए इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब होता है समतुल्य भार। समतुल्य भार, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक और मेरे जैसा कोई एक आदमी है, ठीक है, और वो भी मेरी जैसा कुछ इस तरह का है, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब बॉडी बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि मेरे जैसा इक्विवेलेंट है। या कोई दो लंबा है तो एक को स्टैंडर्ड मान के कहें हाँ इसके जैसा वो लंबा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एकदम सेम नहीं है बल्कि उसके जैसा है, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट में है, तो इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। तो कंपेयर करने के लिए 3 को स्टैंडर्ड मानते हैं। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता है, ऑक्सीजन एटम को माना जाता है, क्लोरीन एटम को माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कोई भी सब्सटेंस कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है या कोई भी कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, ये उसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 ग्राम को स्टैंडर्ड मानते हैं और क्लोरीन का 35.5 ग्राम को स्टैंडर्ड मानते हैं। यह स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन का 35.5 ग्राम से कोई भी सब्सटेंस कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, माने कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज डेट हमारे पास जिंक क्लोराइड है, देखिए जिंक क्लोराइड है तो 3 स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड आपका क्लोरीन मिल रहा है। क्लोरीन आपका स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड मान लीजिए। और उस क्लोरीन से कंपेयर करना है कि जिंक कितना ग्राम वो रिएक्ट कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, पूरे का मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो मोलिकुलर मास में जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65.5 होता है, प्लस क्लोरीन का 2 × 35.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया कि इतना ग्राम क्लोरीन, 2 × 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना ग्राम जिंक के साथ कर रहा है, कंबाइन 65.5 ग्राम जिंक के साथ कंबाइन कर रहा है। यानी कि लिखेंगे कि 2 × 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस कर रहा है, कंबाइंस विद 65.5 ग्राम ऑफ जिंक। देयरफॉर क्लोरीन का माने तो क्लोरीन का कितना स्टैंडर्ड मानते हैं, 35.5 ग्राम। देखिए तो 30, जब इतना ग्राम क्लोरीन इतना ग्राम जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना जिंक के साथ करेगा, तो देयरफॉर 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना से करेगा, 65.5 बाई हो जाएगा 2 × 35.5, ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा 35.5, इतना ग्राम जिंक के साथ करेगा। तो फाइनली इससे ही कैंसिल हो गया,
इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 32.75 लगभग में। यानी कि देखिए 35.5 ग्राम जो हम लोग स्टैंडर्ड मान रहे थे क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना जिंक के साथ कर रहा है, 32.75 ग्राम जिंक के साथ कर रहा है। तो जिंक का यही इक्विवेलेंट मास निकल गया। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास को ये मानते हैं, ये जिंक मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना आ गया, 32.75 इतना आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस नंबर होता है। तो सिर्फ जिंक का इक्विवेलेंट मास 32.75 होगा। चलिए अगर फिर से ले लेते हैं, इस बार जिंक ऑक्साइड है, इस बार ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करना है। और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना है। तो मतलब इक्विवेलेंट मास तो वही आएगा, लेकिन अब देखते हैं इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 65.5 प्लस 16 ए हो जाएगा 65.5 एटॉमिक मास जिंक का है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। यहां से क्लियर हो गया बच्चों कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना से कंबाइन कर रहा है, कितना से कर रहा है, 65.5 ग्राम से कर रहा है। तो लिखेंगे कि सिंस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, combines with 65.5 gram of zinc, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 65.5 ग्राम ऑफ जिंक के साथ। तो देयरफॉर कितना ऑक्सीजन कर 8 ग्राम, अगर स्टैंडर्ड मान लें 8 ग्राम तो हो जाएगा 65.5 बाई हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा 8। तो इसका भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 32.75, यानी कि जिंक का फिर इक्विवेलेंट मास आ गया 32.75। चलिए तो इक्विवेलेंट मास इतना आ गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर ऑक्सीजन का निकालना है, ये सब इक्विवेलेंट मास ही है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 हो गया, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 हो गया। ये सब एक तरह से स्टैंडर्ड जब मान रहे हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ही है। कैसे, जैसे ऑक्सीजन का हम निकालना चाह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये नहीं जान रहे हैं, ऑक्सीजन का हमको कोई पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस तरह से लेते हैं, H2O है, हमको ऑक्सीजन का इस बार निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। तो चलिए इसका फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 2 हो जाएगा प्लस 16। तो चूंकि इस बार हमको निकालना है किसका, ऑक्सीजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, टोटल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कितना मानते हैं, O1, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना से करेगा, 1 ग्राम कंबाइन करेगा हाइड्रोजन 16 बाई ये चलेगा 2 × 1 तो 2 8, देखिए कितना आ गया, 8 आ गया। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 8 आ गया। यही तो 8 माना हुआ था। तो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब ये क्लियर हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम से करेगा, तो 8 ग्राम से, तो यानी कि 8 हो गया इक्विवेलेंट मास। वहां पर बताए थे जिंक का 32.75 आया था। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल से कि यही स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन को 1 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम
क्लोरीन का 35.5 ग्राम से कोई भी सब्सटेंस कितना ग्राम रिएक्ट होता है या कितना ग्राम डिस्प्लेस होता है, वही उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। समझ गए? अब तो यहां से एक डेफिनेशन अब देंगे। देखिए डेफिनेशन क्या क्लियर हो रहा है। तो डेफिनेशन हो गया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज a number, substance is a number, एक संख्या होती है। इक्विवेलेंट मास एक संख्या है। अभी बतलाया था कि कोई इसका यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस नंबर है। तो जब यूनिट नहीं होता तो नंबर बच गया। तो एक नंबर है, सब्सटेंस इज ए नंबर which shows that mass of substance combines or displaced by 1 gram हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है ना। तो वही चीज याद रखना है। कहने का मतलब ये हो गया कि बस इसी चीज को आपको याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसी को स्टैंडर्ड मान लीजिए, है ना। और 1 ग्राम अगर बाय वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम ml में अगर दिया हुआ है ना, तो उसको हम कैसे कंबाइन करवाएंगे। तो 1 ग्राम जो होता है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन 11.2 लीटर के बराबर होता है। फाइनली 1 ग्राम हाइड्रोजन में 11.2 लीटर हाइड्रोजन होता है एट एसटीपी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सी यानी कि 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है O1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 mm, है ना। एसटीपी का मतलब होता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट 11th में पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी का मतलब 273 केल्विन होता है। ये आप बेसिक में पढ़े होंगे। प्रेशर जो होता है, प्रेशर O1 ATM, O1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm मिलीमीटर होता है। इसी को हम इतना ना बोल करके उसको एसटीपी कहा जाता है शॉर्ट में। तो एसटीपी पर इतना लीटर होता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास इतना है। अगर एमएल के लीटर या लीटर में पूछेगा तो हम इतना से यूज करेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर बाय वॉल्यूम लेते हैं तो बाय वॉल्यूम हो जाएगा आपका 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। अगर क्लोरीन की बारी है, क्लोरीन की अगर बात करें तो 35.5 ग्राम क्लोरीन में फिर हो जाएगा 11.2 लीटर ही होता है, लाइक हाइड्रोजन 11.2 लीटर ऑफ
क्लोरीन एट STP। देखिए ये सब अब कैसे इतना आया, ठीक है ना। चलिए एक हम प्रूव कर देते हैं, उसी तरह से सब होगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट का भी मेरा वीडियो बना हुआ है 11th के नाम से, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हैं, तो पूरा क्लियर किया हुआ है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक केवल मैं प्रूव कर देता हूँ, है ना। चलिए ऑक्सीजन ही ले लेते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 5.6 लीटर के बराबर कैसे है, जरा देखिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन है, उसमें 5.6 लीटर कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल अगर कोई भी है 1 मोल में होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसका होता है 22.4 लीटर होता है। ये आप जानते होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। 1 मोल कोई भी गैस है STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है STP पर। और 1 मोल कितना के बराबर होता है, 1 मोल में कितना होता है इसका मोलिकुलर मास, तो 16 × 2 16 × 2 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम यानी कि 32 ग्राम की अगर बात करें तो कितना लीटर, 22.4 लीटर होगा। 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें वॉल्यूम की, तो 32 ग्राम में यहाँ लिखेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सिंस ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 22.4, चूंकि 1 मोल है, 1 मोल में इतना 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। देयरफॉर 8 ग्राम में कितना होगा, हम 8 ग्राम के बराबर लेना चाह रहे हैं ना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना वॉल्यूम होता है। तो 8 ग्राम में देखिए कितना हो जाएगा, 22.4 बाई हो जाएगा 32 इंटू हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 टाइम्स कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 5.6, यानी कि फाइनली हो जाएगा 5.6 लीटर एट STP। तो देखिए तो बराबर हो गया। तो हम 8 ग्राम के जगह पर बाई वॉल्यूम अगर रहेगा तो 5.6 लीटर होगा ऑक्सीजन। अब नोट में मैं लिख देता हूं, नोट में इक्विवेलेंट मास ऑफ EQ से इक्विवेलेंट मास शॉर्ट में आप लिख सकते हैं EQ मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज यूनिटलेस नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इज यूनिटलेस नंबर यानी कि कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे मान के अगर इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का तो 8 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, बस इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट मास अगला टर्म आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट उसी को ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास पूछता है ये क्या है। तो जिस तरह से आप ग्राम एटॉमिक मास पढ़े होंगे, ग्राम मोलिकुलर मास पढ़े होंगे, ग्राम मोलिकुल, उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट मास है। ग्राम इक्विवेलेंट मास में क्या होता है कि इक्विवेलेंट मास जो भी निकलता है सब्सटेंस का, उसको ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। पहले तो मैं बोला कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन जब ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तब फिर बन जाता है ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट मास। मैं क्लियर करता हूँ एग्जांपल देकर। पहले मैं लिख देता हूँ कि वेन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, वेन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड करना है बच्चों, इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ग्राम, किसी के टर्म में करना है, इन द टर्म ऑफ
इन द टर्म ऑफ ग्राम, ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, देन इट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या करेगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाएगा, या सिंपली इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे सपोज डेट इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 मान लेते हैं। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 8 हो गया। तो जब 8 हो गया, अभी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जब इस इक्विवेलेंट मास को ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, इधर ग्राम लगा देंगे तो इधर भी ग्राम लगा देंगे। ये तो वही बात है, जैसे मान लीजिए देखो, जन्म लिया, हम लोग जन्म लिए तो एक इंसान के रूप में जन्म लिए, है ना। अब उस समय कोई पूछेगा कि कौन है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि जब जन्म लिया, तो ये कह सकते हैं कि बच्चा जन्म लिया या बच्ची जन्म लिया, है ना, यानी कि इंसान है जन्म लिया। अब उसको शर्मा अगर टाइटल, जैसे मान किसी का नाम है रमेश कुमार, है ना, अब रमेश कुमार तो सिंपल हो गया, लेकिन कोई टाइटल होता है, शर्मा के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शर्मा बन जाएगा। वर्मा के टर्म में कर दीजिएगा, वर्मा बन जाएगा। तो ये टाइटल है, ठीक है ना, वो टाइटल इंडिकेट करता है, एक पर्टिकुलर कास्ट का इंडिकेट करता है टाइटल, ठीक ना। तो वही चीज है कि मान कि कोई है, अगर रमेश कुमार है तो शर्मा के टर्म में कर दिया तो रमेश कुमार शर्मा बन गया, सिन्हा के टर्म में कर दिया तो रमेश कुमार सिन्हा बन गया, है ना। तो ये माने सोसाइटी किस तरह से उसको यह कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसके अनुसार ढल जाता है। ठीक उसी प्रकार से इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास बिल्कुल सिंपल है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मतलब यूनिट लेस है। हाँ, अब उसको ग्राम में कर दीजिएगा तो ग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यानी कि अभी तक सिंपल है, अब इसको हम आगे ग्राम लगा देते हैं। अगला पॉइंट जो है, अगला स्टेप में इसके आगे हम ग्राम कर देते हैं, ठीक है ना। ग्राम तो हो जाएगा, ग्राम आगे लिख दिए तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इधर ग्राम कर दिए तो अब इधर भी 8 जो था, अब क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। समझ गए बच्चों? जब इक्विवेलेंट मास के आगे ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ग्राम लगा दिए, तब इधर भी 8 ग्राम हो जाएगा। अब हो गया ग्राम, कब? जब ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। देखिए तो अब क्या बन गया? ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया। ग्राम इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो यानी कि जो 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है, अगर आप तौल के ले लीजिए 8 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास बनेगा। ये कितना बन जाएगा? 1 ग्राम। इसको सिंपली क्या कर सकते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। देखिए बहुत, सिर्फ 8 ग्राम तक, 8 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं करना है तो फिर गलत हो जाएगा। 8 ग्राम ही मास है, इधर क्या निकल रहा है? मास है। आज इधर क्या हो रहा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास इन नंबर हो गया। किस चीज का नंबर हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट का। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको अगर दुगना कर दें तो इधर भी हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास। इधर 3 टाइम्स कर दें 24 ग्राम तो हो जाएगा 3 ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो इधर तो बढ़ रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इधर हो गया नंबर। किस चीज का नंबर हो रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट का। इधर हो गया इन नंबर निकल रहा है ग्राम इक्विवेलेंट का। इधर क्या हो रहा है? मास हो रहा है एक तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ देगा कि आपके पास 200 ग्राम 200 ग्राम ऑक्सीजन है। अब 200 ग्राम में 200 ग्राम तौल करके आपने लिया ऑक्सीजन, आप पता लगाना है कि उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर निकालना ग्राम इक्विवेलेंट का। 200 ग्राम तो नहीं निकल जाएगा कि जब 8 ग्राम है कितने का बराबर है? वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर है। जब 8 ग्राम ऑक्सीजन
वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, तो 200 ग्राम में नहीं निकल जाएगा कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, जैसे चलिए मैं इसको मिटाता हूं। जैसे देखिए अब इसी पर प्रॉब्लम पूछ देगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर पूछ रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ चलिए ऑक्सीजन पहले ले लेते हैं, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का भी निकाल लीजिए, या जिंक का निकालना है, ऑक्सीजन और जिंक का निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट इन 200 ग्राम ऑफ, बस इतना रखिए, इन 200 ग्राम। चलिए अब इसको देखिए कितना सोल्व करते हैं। तो ये एक तरह से मास दिया हुआ गिवन डेट, मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है इक्वल टू वाट। ठीक है, तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन का निकालना है कि इसका 200 ग्राम में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। तो देखिए तो लिखेंगे कि सिंस कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो देखिए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम, स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा ना, 8 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बताओ बच्चों, कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता है। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास तो दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। लिखेंगे कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस यही चीज को मैंने लिख दिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। तो देयरफॉर कितना ग्राम में पूछ रहा है, 200 ग्राम में। देखिए मास कितना है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम अगर ऑक्सीजन है आपके पास तो कितना के बराबर होगा, 1/8 हो जाएगा इंटू 200। अब 200 को डिवाइड करना है 8 से, तो जाके ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया, है ना। तो अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं। अब जरा देखिए, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा, 200/8 ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या निकला, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर निकल गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, 200/8। 200 क्या था, 200 था गिवन मास 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, कुछ भी दे सकता है, तो गिवन मास है, ठीक है ना। गिवन मास बाई 8 क्या है, 8 ऑक्सीजन का 8 क्या माने थे, 8 किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास। ऑक्सीजन का 8 क्या है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है। तो एक तरह से यहां पर इक्विवेलेंट मास आ गया, ये रिलेशन निकल गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप इससे निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास आ गया, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास आ गया। तो मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। क्लियर है ना। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड हमको निकालना है, किसके लिए निकालना है, जिंक के लिए निकालना है, जिंक के लिए निकालना है।
तो सेकंड निकालना है फॉर जिंक। जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? अभी मैं बतलाया था इसके पहले, अभी मैं बतलाया कि इक्विवेलेंट मास जिंक का इतना निकला था 32.75, इतना निकला था इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, इसके पहले निकाले थे। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बतला दूंगा, इसके बाद किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए, इक्विवेलेंट मास जिंक का हम क्लोरीन से कंपेयर करके निकलवाए थे, तो कितना आया था 32.75, ठीक है ना। तो 32.75 पहले बार। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, जिंक का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? मास है 200 ग्राम, बाय डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 32.75। चलिए, निकल गया। अब इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए, कॉन्सेप्ट से मैं बतलाया कि कॉन्सेप्ट ऐसे होगा, फार्मूला आ गया। अब डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, है ना। 200 में, अब तो ये तो डिवाइड करने के लिए आता होगा कि 200 में हम डिवाइड करेंगे 32.75 से। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो और 2 डिजिट क्या कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं, 2 जीरो बैठा देते हैं बच्चों। अब हो जाएगा 3275। अब अपना कैलकुलेशन कर लेना, है ना। तो यही था ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालने का। अब ऐसा कॉन्सेप्ट इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे किसी भी एलिमेंट का तुरंत आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। अब है कि क्या इक्विवेलेंट मास सभी सब्सटेंस का फिक्स्ड होता है ना। तो कुछ का तो फिक्स्ड होता है बच्चों, कुछ का, जैसे अब जिंक है, जिंक का हमेशा 32.75 ही आएगा। ऑक्सीजन का हमेशा 8 ही आएगा, ये सब फिक्स्ड है। क्लोरीन है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा? 30.5। ये सब इक्विवेलेंट मास है, ये सब फिक्स्ड है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसका वेरिएबल इक्विवेलेंट मास होता है, जिसका इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है। एक से अधिक आवेगा इक्विवेलेंट मास, है ना। एक नहीं होगा, कुछ अलग अलग आ सकता है एक ही सब्सटेंस का। यानी कि इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है, इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है। तो अब क्यों वेरी करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, कौन ऐसा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, वो चीज बतला रहे हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस में भी वेरिएबल। सेकेंड नोट में लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस में भी वेरिएबल, है ना। में भी वेरिएबल वेरी करता है। तो वेरी करेगा तो कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा, है ना। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि एक है Cu2O, एक और ले लेते हैं कॉपर, चूंकि दो दो को वैलेंसी होता है, दो, एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है ना। तो दो टाइप का ऑक्साइड बनाती है कॉपर। यहां पर ही है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसे? क्यों? क्योंकि कॉपर का दो वैलेंसी होता है, O1 भी होता है, 2 भी होता है। यहां पर इसका कॉपर का वैलेंसी कितना है? कॉपर का वैलेंसी यहां पर आता है बेटा, कॉपर का वैलेंसी O1 होता है ना। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। यहाँ पर कॉपर का भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है।
देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर का भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, तो इस तरह से रहता है। तो क्या बन गया Cu2O2, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बन गया CO। तो वैलेंसी तो 2 ही है। इसमें जरा देख लेते हैं, इसका वैलेंसी 1 लेते हैं, इसका 2 लेते हैं, तो देखिए तो क्या हो गया Cu इसका ले लिया। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी जो है एक तरह से फ्रेंडशिप होता है ना। फ्रेंडशिप में क्या होता है, अगर दो फ्रेंड है, अब फ्रेंडशिप कब होता है, जब दो का हार्ट मिलता है ना, दो का इमोशनली हार्ट मिलता है तभी जाकर फ्रेंडशिप होता है। तो क्या होता है कि अब सेकंड करते हैं तो क्या होता है, सेकंड कैसे करते हैं, सेकंड करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जब हाथ मिलाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, दिस इज फ्रेंडशिप, ठीक है ना, ये फ्रेंडशिप है। तो कॉपर जो है ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ये कॉपर ले लिया, तो देखिए क्या बन गया Cu, इसका वैलेंसी खींच लिया। ऑक्सीजन जो है कॉपर का वैलेंसी 1 है, तो 1 खींच लिया, तो ये जो Cu2O बन गया, यानी कि कॉपर का वैलेंसी ऑक्सीजन का पास है 1, ऑक्सीजन का 2, ऐसे करके बोलेंगे। यहाँ पर दोनों का 2 है, इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ 2 वैलेंसी है और इसमें 1 वैलेंसी है, देखिए 1 है, इसका वैलेंसी 1 है, तब बन गया Cu2O। तो कहने का मतलब है कि मिनिमम वैलेंसी और मैक्सिमम, मिनिमम वाला अस कहलाता है, मैक्सिमम वाला ई कहलाता है, तो हो जाएगा क्यूप्रिक 2 वाला, तो 2 वाला कौन है, यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यो 1 वैलेंसी वाला, देखिए कॉपर का वैलेंसी 1, तो ये जाएगा क्यूप्रस, तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। अब दोनों में मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि कॉपर, देखिए इसका मोलकुलर मास, अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो कॉपर का वैलेंसी, हाँ कॉपर का मोलकुलर मास निकालते हैं, इसका तो हो जाएगा 63.5 होता है, 63.5 इंटू 2 प्लस 16, तो अब यहां से क्लियर हो गया, इसका निकालेंगे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 16 ग्राम लिखेंगे कि सिंस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइंस विद कितना 63.5 इंटू 2 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना कॉपर का सर, देयरफॉर 8 ग्राम कितना से करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम से लेंगे, कंपेयर करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा 63.5 इंटू 2, ये हो गया, बाई हो गया 16, ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। अब इसको देखिए 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही बच गया, इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना निकल गया इसमें 63.5, जो कि एटॉमिक मास के बराबर है, लेकिन है तो इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इतना से निकाल के कंपेयर करवा के निकाले हैं इतना, तो इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास के बराबर हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना हो गया इक्विवेलेंट मास। अब जरा इसमें जरा चेक करते हैं, इसमें कॉपर का निकालते हैं, देखिए कितना आता है कॉपर का, तो फिर हो जाएगा 63.5 प्लस 16, इतना हो गया, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना से कर रहा है, सिंस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, देयरफॉर 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना से करवाएंगे, करेगा कंबाइन 63.5 बाई हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 टू जा
2 से कैंसिल करेंगे तो 31.75 लगभग निकलेगा। तो इक्विवेलेंट मास कितना निकल गया, ये हो गया इक्विवेलेंट मास कॉपर का 63.5 आ गया। देखिए तो सॉरी 63.5 31.75। तो इक्विवेलेंट मास कॉपर का एक में 63.5, एक में आ गया 31.75, दोनों इक्विवेलेंट मास है। तो कॉपर का दो को इक्विवेलेंट मास निकल गया। रिलेशन निकाल रहे हैं, एक बहुत अच्छा रिलेशन आवेगा और बहुत इंपॉर्टेंट आवेगा, बहुत अच्छा यानी क्या स्मार्ट रिलेशन आ रहा है। इक्विवेलेंट मास था किसके लिए, Cu2O में। इक्विवेलेंट मास कॉपर का कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास कॉपर का आ गया 63.5। अब दूसरा क्या था, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें इक्विवेलेंट मास कितना आ गया कॉपर का 31.75। इसका वैलेंसी कॉपर का कितना है, वैलेंसी 2 है, मान के चलिए 2 है। तो अब ये जो 31.75 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है 63.5 आ रहा है। दोनों कॉपर का इक्विवेलेंट मास है। जब दोनों इक्विवेलेंट मास है कॉपर का और कॉपर का है, अगर इसको हम दुगुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इसके बराबर आ गया कि नहीं, क्या इसके बराबर आवेगा कि नहीं आवेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसको बिल्कुल आवेगा। अब ये एक्चुअली क्या था, इक्विवेलेंट मास था, ये हो गया इक्विवेलेंट मास। ये जो है 2 क्या है, 2 एक तरह से वैलेंसी है कॉपर का, इसी का नहीं इतना आया था और उसका वैलेंसी कितना था कॉपर का 2। तो 2 जो है ये वैलेंसी का कम कर रहा है, वैलेंसी पूरा लिख देते हैं, वैलेंसी इक्वल टू, ये क्या चीज का कम कर रहा है, इक्विवेलेंट मास तो है कॉपर का और साथ ही साथ एटॉमिक मास भी तो है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। तो इक्विवेलेंट मास के साथ साथ एटॉमिक मास भी है। तो क्या मैं इसको एटॉमिक मास बोल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो चलिए ये हो गया बराबर, इसको क्या मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास। तो देखिए तो एक रिलेशन आ गया कि इक्विवेलेंट मास को मल्टीप्लाई कर दे वैलेंसी से तो एटॉमिक मास के बराबर होता है। यानी कि साफ साफ मैं लिख देता हूं, इक्विवेलेंट मास को E में मानता हूं इंटू वैलेंसी को V में मान रहा हूं इक्वल टू एटॉमिक मास को A में मान रहा हूं। तो एक रिलेशन आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं, इसलिए इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा फाइनली एटॉमिक वैलेंसी। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास किसका होता है, एलिमेंट का होता है, एटम का होता है, एलिमेंट्री स्टेट में एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मतलब तो इससे एटॉमिक मास को वैलेंसी से अगर डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो। जब इसको कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का अगर मालूम है 27 होता है, वैलेंसी एल्यूमिनियम का 3 होता है, तो 9 बार। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना गया 9 आ गया। ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास 16, वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होता है, 8 आ गया। जिंक का निकाल लीजिए, अब फटाफट निकालिए। अब एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास 65.5 होता है, बाय जिंक का वैलेंसी 2 होता है जी, कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 32.75। देखिए फटाफट निकल रहा है। मैग्नीशियम का अब डायरेक्ट निकल रहा है बाय वैलेंसी बराबर एटॉमिक मास 24 होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, 12 हो जाएगा। देखिए किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, वैलेंसी अगर मालूम है उसका एटॉमिक मास मालूम है, तुरंत निकाल सकते हैं वैलेंस इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से ए हो गया, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें 3 चीज और निकालना है, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ठीक ना। पहले एसिड के लिए
इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बराबर होता है मोलकुलर मास ऑफ एसिड ले लो, मोलर मास ऑफ एसिड, इसको डिवाइड करना है वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर एसिड किसको कहते हैं? एसिड कहते हैं कि जिसमें कम से कम एक रिप्लेसिबल हाइड्रोजन हो, है ना, जो एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डालने पर H+ देता हो, उसको कहते हैं रिप्लेसिबल। ठीक है ना, तो रिप्लेसिबल, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर की जगह पर हम अलग से लिखते हैं। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, और करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, जैसे एक्वस में लेंगे तो 2H+ देता है। ये कितना देता है? 2H+ देता है, और सल्फेट 2- देता है। तो कितना रिप्लेस कर गया? 2 हाइड्रोजन, तो रिप्लेसमेंट 2 हो जाएगा। उसी को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर। अब एक चीज और इसको बोलते हैं, जो जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है एसिड में, दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसी को क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। तो बस यही फार्मूला है एसिड और बेस का। एग्जांपल देते हैं, अगर हमको निकालना है HCl का इक्विवेलेंट मास, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी कि हो जाएगा 36.5 होता है, 36.5 डिवाइड कितना से करेंगे? मोलर मास को डिवाइड करेंगे वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना होता है? देखिए वो 1 होता है, क्योंकि HCl है, जैसे ही एक्वस में लीजिएगा वाटर में H+ दे देगा, Cl-, तो एक H+ दे रहा है, तो ये 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 36.5। इक्विवेलेंट मास निकल गया HCl का, 36.5 हो गया। समझ गया बच्चों? अब और निकालते हैं H2SO4 का, निकालते हैं H2SO4 का, तो इसका कितना होता है? 1 × 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 × 4 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा, तो 98 मोलकुलर मास हो गया। डिवाइड कितना से करेंगे? वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि H2SO4 जो है एक्वा सॉल्यूशन में अभी बतलाए थे कि 2H+ देता है, SO4 दे देता है, तो 2 दे दिया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 49 हो जाएगा। अब और कुछ देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है, तो हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन को 1 × 3 31 फॉस्फोरस का, और 16 × 4 ऑक्सीजन के लिए, सबको जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 98 हो जाएगा। डिवाइड कितना से करेंगे? वैलेंसी फैक्टर 3 से। क्यों? क्योंकि ये जो टूटता है कुछ इस तरह से, H3PO4 है, एक्वस में लीजिएगा, टूटेगा 3H+ PO4 3-, 3 से डिवाइड कर दी। अब जो भी आएगा आंसर वही, ठीक है ना, डिवाइड कर लीजिएगा अपना, है ना, 98 में तो 3 से डिवाइड करने के लिए आता ही है, तो छोड़ दिए हैं आपके लिए, कर लीजिएगा। अगला H3PO3 फॉस्फोरस एसिड जिसको बोलते हैं, तो इसका मोलकुलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन को 1 × 3, इसको मिटाते हैं, हाइड्रोजन को 1 × 3 और प्लस 31 और 16 × 3 48, इसका 82 आएगा। क्या लगता है कि 82 मेरे ख्याल से आना चाहिए, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 34 और 48, तो हो जाएगा 8, ठीक है 82, तो 82 आ गया। डिवाइड करना है, इसमें कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों? बदलावो
कितना से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भी जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से नहीं करेंगे, इस बार 2 से करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो गया होगा कि सब में तो जितना था हाइड्रोजन उससे करते थे, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना हाइड्रोजन है सब का सब रिप्लेस ही कर जाए। ये डिपेंड करता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें एसिड में स्पेशली वही हाइड्रोजन रिप्लेस करता है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो दो ही इसमें हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन के साथ है, और एक जो है एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ लिंक रहता है। कैसे, देखिए हम ये इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोरस है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन, बाकी बच गया 2 ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, 3 ऑक्सीजन हो गया। एक हाइड्रोजन इस पर रहेगा, एक हाइड्रोजन इस पर रहेगा, इस पर तो रहेगा नहीं, एक हाइड्रोजन इस पर रहता है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग की चीज है, ठीक है ना। खाली यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ कि इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह का होता है। तो वही हाइड्रोजन रिप्लेस करता है जो ऑक्सीजन करता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो दो ही को हाइड्रोजन हमको रिप्लेस करेगा, ये नहीं करेगा, ये चूंकि डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ है। तो 2 से इसका स्ट्रक्चर देखिए, तीनों क्यों हट रहा है, इसको मिटा दें। H3PO4 में देखिए, एक तो आपका एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, 3 ऑक्सीजन फिर भी रहता है अभी, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, तीनों हाइड्रोजन हट जाता है। लेकिन इसमें 2 ही हाइड्रोजन हटता है, एक फॉस्फोरस के साथ रहता है, वो नहीं हट पाता है, 82/2 कुछ इस तरह से आपका निकलते जाएगा। तो ये था आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, वालेंट मास ऑफ बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस बराबर होता है, फिर उसी तरह से ले लीजिएगा मोलर मास, किसका मोलर मास, बेस का, बाई फिर वैलेंसी फैक्टर VF लिख दें, N से इसे डिनोट किया जाता है वैलेंसी फैक्टर को, वैलेंस इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर, या इसी को बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर को नंबर ऑफ रिप्लेसिबल, क्योंकि बेस है, बेस में हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड को जो मेटल का होता है वही बेस होता है। तो हाइड्रोक्साइड इसमें कितना दे रहा है, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड कितना दे रहा है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, इसमें OH कितना दे रहा है, या इसी को बोलते हैं जितना OH रिप्लेसेबल होता है उसको एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल दे रहे हैं NaOH का, NaOH तो मोलर मास हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 40 हो जाएगा। चलिए 40 कर देते हैं, डिवाइड कितना से करेंगे, एक ही OH है तो यानी कि 40 ही रह गया, है ना। NaOH इस तरह से करता है, एक्वस सॉल्यूशन में लीजिएगा तो Na प्लस में OH माइनस 4 प्लस हो जाएगा 16 और 1 17 इंटू 2 34, डायरेक्ट लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 2 5 58। डिवाइड कितना से करेंगे, डिवाइड मैग्नेट 2 OH है तो हो जाएगा 29 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, इसका मोलिकुलर मास जोड़ लीजिएगा तो 27 एल्यूमिनियम का, इस 17 हो गया 16 प्लस 1 17 इंटू 3 51 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 7 8 हो गया 78। डिवाइड कितना से करेंगे,
डिवाइड करेंगे 3 से, 3 OH है, तीनों OH रिप्लेस कर देता है, Al3 माइनस प्लस होगा और 3 OH माइनस होगा, 3 से डिवाइड करें 26 आ गया। तो ये होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो फिर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट लेंगे। बाई यहां पे वैलेंसी फैक्टर को लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल इनटू इट्स वैलेंसी, इट्स वैलेंसी, बस यही वैलेंसी फैक्टर, दिस इज ए वैलेंसी फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल इनटू इट्स वैलेंसी, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट में ना H प्लस रहेगा ना OH माइनस रहेगा, है ना, न एसिडिटी रहेगा ना बेसिसिटी रहेगा, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल इनटू इट्स वैलेंसी, बस यही आपका फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास निकालने का। तो इक्विवेलेंट मास सॉल्ट, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो मोलिकुलर मास कितना होगा? मोलिकुलर मास होगा एल्युमिनियम का 27 होता है, इंटू 2 कर देते हैं, प्लस सल्फेट का। तो सल्फेट का हो गया, देखिए ब्रैकेट में ले लेते हैं, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, डायरेक्ट 64 करते हैं, इंटू 3, ऐसे ये हो गया मोलिकुलर मास। यानी कि ये हो जाएगा 54 अब प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 और 2 हो जाएगा 6, 96 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 288, यानी कि फाइनली जोड़ेंगे तो जगह 342 आ जाएगा। इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 342। तो 342 आ जाएगा मोलिकुलर मास, तो क्या करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 342 और डिवाइड कितना से करेंगे? मोलिकुलर मास में डिवाइड करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ मेटल। तो इसमें बताइए मेटल कितना है? एल्युमिनियम मेटल है, मेटल की संख्या 2 है, तो 2 इंटू इट्स वैलेंसी। तो आइटम तो 2 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? वैलेंसी बताया था कि यहां पर आ जाता है 3, वैलेंसी 3 है एल्युमिनियम का। चलिए इतना हो गया, तो यानी कि आपका अपना डिवाइड कर लेना, यानी कि फाइनली 342 में 6 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा दिस इज इक्विवेलेंट मास। इतना तो आप कर सकते हो, है ना, कर लेना इक्विवेलेंट मास। अब और कुछ एग्जांपल देते हैं। इक्विवेलेंट मास ले लेते हैं सोडियम फॉस्फेट में, ऐसे। तो एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना होगा? मोलिकुलर मास में इधर अलग से निकाल देता हूं, तो हो जाएगा सोडियम का 23 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 इंटू 4, तो जगह तो 69 हो गया, 31 प्लस 64 हो गया, 164 आएगा, 164। बट अब है कि डिवाइड कितना से करेंगे, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है? तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ मेटल कितना है? 3 इंटू इट्स वैलेंसी कितना, क्या करता है कि लिख देता 4, इसका वाला यहाँ, अरे ये 4 नहीं है वैलेंसी, ये तो रेडिकल एक है, नहीं कुछ है तो 1 है। सोडियम का ऐसे भी वैलेंसी 1 होता है, ये 1 है ना। अब अपना यानी कि 164 में 3 से डिवाइड करना है,
जो भी आंसर आएगा वो दिस इज इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, है ना। अब किसी का भी आप निकाल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है तो हो जाएगा इसका 23 प्लस 35.5 यानी कि हो जाएगा 0.5 अलग कर दो तो हो जाएगा 5 3 8 8 हो जाएगा 58.5 आएगा मोलिकुलर मास। डिवाइड कितना से करना है बच्चों बतलाओ। सोडियम का मेटल है सोडियम, 1 एटम है, वैलेंसी कितना 1 है, सोडियम को वैलेंसी 1 यानी कि 1 ही हो गया। तब 58.5 में 1 से डिवाइड करना तो यही हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट मास। तो एसिड का भी आपने देख लिया, बेस का भी देख लिया, सॉल्ट का भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो यही इक्विवेलेंट मास का बस इतना की जरूरत है नॉर्मलिटी निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे और है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप निकाल सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड से निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो नहीं होगा तो एक पार्ट और बना देते हैं उसका, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पर सारा नॉर्मलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो और ज़्यादा से ज़्यादा सभी चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा उससे क्या होता है कि इंस्पायरेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।